Hello everyone, I am Ayushi Gandhi, a tutor for ACCA FR and PM paper. Welcome to my YouTube channel like Hansh Academy. Okay, so I will start the PM paper. PM paper जो सबको लगता है बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको क्लियर करना डिफिकल्ट है, एक बार में क्लियर होता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा एंड कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आपने समझ लिया तो पीएम पेपर आपके लिए बहुत 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 इजी हो जाएगा। पीएम पेपर में सबसे मैं बोलती हूँ कि एक बार अगर पता चल गया है कि कैसे उसको आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले थिंग आपको करनी होगी कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। एक भी कॉन्सेप्ट आपको स्किप नहीं करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए, ठीक है, तो मुझे पूछ लेना कि मैम मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर एक लाइन भी समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस लाइन को आप मार्क करके रखोगे, ये डे वन पे ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये लाइन को आप मार्क करके रखोगे और मुझे पूछ लेना कि कैसे करना होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी पीएम पेपर। पीएम पेपर में के बारे में बताऊंगी। पीएम पेपर कैसा पेपर है। पीएम पेपर बहुत सारे लोगों को लगता है कि थियरी बेस्ड पेपर है, मुझे थियरी सब याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। पीएम पेपर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। आपको क्या करना होगा, कोई भी आप स्किल लेवल या फिर प्रोफेशनल लेवल में ले लो, कभी भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज मत करो। उसको उसको मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखो कि ये फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है, वो क्या चाहता है। आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है, आपको वो रट्टा नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये किस कैसा पेपर है, एनालिसिस का पेपर है। वो कुछ भी सिनेरियो होगा उसको एनालाइज करके फिर फाइनल जो बिजनेसमैन होते हैं, कोई भी सिचुएशन हो गई, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस में कैसे एनालिसिस करना है होता है वो यहाँ पे बताएंगे। एंड वहां पे एनालिसिस करने के बाद आपको डिसीजन कैसे लेना है उसके बारे में ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट आता है कॉस्टिंग का। पीएम पेपर बेसिकली पेपर है कॉस्टिंग का पेपर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड की जाती है, कौन से बेसिस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करें, कौन सी कॉस्ट हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने में लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे या फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी लेंगे, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग के टॉपिक्स है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए, कितने कितनी कॉस्ट हम मेंटेन करें, कितनी कॉस्ट हम जो भी अपनी प्रोडक्ट है उसमें वो लगाएंगे कि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मेंटेन होगा। अगर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट कम लगाई है, ठीक है, और आपने सेलिंग प्राइस थोड़ी मीडियम कॉम्पिटिटर से मैच के अकॉर्डिंग रखी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, ठीक है। तो बिजनेस को कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। बिजनेस का अपना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, और परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद उस बिजनेस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यहाँ हमारे पेपर में होंगे। और जो भी आपको आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये डे वन पे बता रही हूँ। हम पूरा पढ़ेंगे तो पूरा ये पेपर प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करके ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है मैंने बुकिश नॉलेज पढ़ा दिया, मैं सारा का सारा रियल वर्ल्ड जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसको मैं इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन है क्या, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। बहुत सारे लोगों का एमए पेपर है वो एग्जाम्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एमए पेपर एग्जाम्ट हो गया तो उन लोगों को बेस क्लियर नहीं होगा। तो चैप्टर वन इसीलिए है कि आप अपना बेस बनाओ, ठीक है। तो बेस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट। कॉस्ट होता क्या है, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे होता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन बनाने की फैक्ट्री डाली है, आपकी ये पेन बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये आपके पेन है, ठीक है। पेन बनाने की फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्ट आपको क्या चाहिए होगा, एक तो उसके लिए प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होगी, ठीक है। फिर इंक चाहिए होगा एंड उसका पैकेजिंग के लिए पैकेट चाहिए होगा पैकेजिंग का, ठीक है। ये सबकी प्राइस फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बॉडी आती है 5 रुपीज में, इंक आती है 2 रुपीज में एंड पैकेजिंग आता है यहाँ पे आपका 3 रुपीज का। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हुई उसकी,
10 रुपीज। मतलब कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, उसकी जो प्राइस होगी, वो प्राइस का टोटल करके जो अमाउंट बनेगा वो 10 रुपीज बनेगा। 10 रुपीज में आपकी पेन बनती है, एग्जाम्पल। तो कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या कॉस्ट लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टेलर है, टेलर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, टेलर का वहां पे कपड़े सिलाई करके दे रहा है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, टेलर के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले उसका होगा टाइम। फिर सेकंड, अगर वो शॉप में बैठा है तो शॉप में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, ठीक है। तो वो सारे जितनी भी कॉस्ट लगती है प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो भी अमाउंट लगेगा, अमाउंट स्पेंड होगा, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट। कॉस्ट का दूसरा हम शॉर्ट में बोलेंगे कि तो सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज टू गेट समथिंग। आप कौन से रिसोर्सेज सेक्रीफाइस कर रहे हो कुछ लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ तो उसकी कॉस्ट आएगी। देन वेजेस पेड हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने चेयर बनानी है, ठीक है। तो चेयर बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या लगेगा? एक तो वुड लगेगा, सेकंड थिंग आपका लगा चेयर को कलर करना होगा तो पेंट लगेगा, ठीक है। तो वुड लगा, उसकी कॉस्ट। आपने पेंट बाई किया है, उसकी कॉस्ट आएगी सेकंड। फिर वहां पे आपने वर्कर बिठाया, वो वर्कर क्या बनाएगा? चेयर बनाएगा। तो वर्कर के वेजेस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना अमाउंट? फॉर एग्जाम्पल वर्कर ने लिया है 200 रुपीज, वहां पे लिया है तो 200 रुपीज उसका कॉस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपने फैक्ट्री में बिठाया है वर्कर को, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में, फैक्ट्री का भी लाइट बिल आएगा, तो वो उसकी कॉस्ट। सब सब कॉस्ट का टोटल करके फाइनली कितना अमाउंट कंपनी ने स्पेंड किया एक चेयर बनाने के लिए? $100। तो $100 क्या होगा? उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पर्पस क्या है वो हम समझेंगे यहाँ पे। कॉस्टिंग का पर्पस क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट पर्पस होगा हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब आप पहले आपने एफआर पेपर पढ़ा होगा या फिर आपने, फॉर एग्जांपल एफआर नहीं पेपर पढ़ा नहीं है बट अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में बैलेंस शीट कभी ना कभी बनाई होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हो तब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हो अपना ईयर एंड पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास से 10,000 यूनिट्स थे। 10,000 यूनिट्स में से मेरे पास सारे यूनिट्स मोस्टली सेल हो गए एंड 1,000 यूनिट्स अभी भी सेल नहीं हुए ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 1,000 रुपीज, 1,000 यूनिट्स का आएगा। अभी 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? समझो मेरे यूनिट्स से, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज। मेरे पास कितने ईयर एंड पे मेरे पास यूनिट्स बचे थे, 1,000 यूनिट्स बचे थे एंड उसकी कॉस्ट थी मेरी 10 रुपीज। तो ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना हुआ? ठीक है, 10,000 हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का मेजर करने के लिए, इन्वेंट्री का वैल्यू करने के लिए हम हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? कॉस्ट चाहिए होगा। तो हम कॉस्ट निकालते क्यों है? उसका फर्स्ट पर्पस होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है। सेकंड पर्पस होगा रिकॉर्ड द कॉस्ट इन द पीएनएल। अभी समझो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपने जो यूनिट था, समझो एक यूनिट था, ठीक है। यूनिट आपने सेल किया, आपकी सेल प्राइस है, ठीक है, 500 रुपीज एंड उसकी कॉस्ट क्या होगी? समझो 200 रुपीज। तो यहाँ पे 300 रुपीज आपका क्या हुआ? प्रॉफिट आया, ठीक है। ये प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कैसे किया? आपको क्या चाहिए था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रिकॉर्ड कॉस्ट इन प्रॉफिट और लॉस। व्हेन गुड्स आर सोल्ड देयर कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। आपने गुड्स सेल किया तो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड किया एज ए एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड थर्ड है यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन। समझो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 30 रुपीज एंड आपको सेल्स प्राइस कॉम्पिटिटर ने समझो सेल्स प्राइस रखा है 50 रुपीज का, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 20। अभी कॉस्ट पता होगा तब भी आप सेल्स प्राइस डिसाइड कर पाओगे। एग्जाम्पल
यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट होती है 50 रुपीज, तो आप क्या सेल्स प्राइस 50 रुपीज रखोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ब्रेक इवन पे आ जाओगे कि ना ही आपको प्रॉफिट होगा या ना ही आपको लॉस होगा। समझो कॉम्पिटिटर ने प्राइस रखा है 40 रुपीज का, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। तो अभी आपको कॉस्ट पता होगा तब भी आप एग्जैक्टली सेल्स प्राइस डिसाइड कर पाओगे कि मुझे सेलिंग प्राइस कितना रखना है अपने प्रोडक्ट का। स्पेसिफिक आपको रखा है कि मुझे 20% प्रॉफिट मेरे प्रोडक्ट में अर्न करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एग्जैक्टली कॉस्ट चाहिए होगी। अगर कॉस्ट नहीं होगा तो आप सेल्स प्राइस भी डिसाइड नहीं कर पाओगे एंड प्रॉफिट मार्जिन भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है। फोर्थ हमारा होगा डिसीजन मेकिंग। प्रोडक्ट हमें बनाना है कि नहीं बनाना है, समझो। आप अब एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन किया, आपने एक नॉर्मल कैलकुलेशन किया, आपने सोचा कि मैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बनाऊंगा, ठीक है, मोबाइल बनाऊंगा मैं अपना, ठीक है, मेरी कंपनी होगी मोबाइल बनाने की और मैं नया प्रोडक्ट में लॉन्च करूंगा। अभी समझो मैंने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस मोबाइल की कॉस्ट आई समझो 10,000 रुपीज। बट मार्केट में ऐसा सेम मोबाइल मार्केट में बिकता है, उसका सेल होता है 8,000 में, तभी कॉस्ट ही आपकी 10,000 आ रही है। तो उसको समझो अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप 12,000 में भी रखोगे तो क्या आपका सेल होगा? क्या नहीं होगा? क्यों? मार्केट में ऑलरेडी 8,000 में बेचने वाले बैठे हैं, तो आपका सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपना कॉस्ट कैसे रिड्यूस करूँ, ये प्रोडक्ट मैं बनाऊं कि भी नहीं बनाऊं, या फिर मैं दूसरा कोई नई प्रोडक्ट बना दूं कुछ नया, फॉर एग्जांपल उसकी जगह पे मैं टेबलेट बना देती हूँ, या फिर मैं कंप्यूटर बना देती हूँ, या फिर समझो कुछ भी आइटम में बना सकती हूँ, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये प्रोडक्ट अगर वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, तो ये सब डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपका कॉस्ट चाहिए होगा। तो कुछ भी डिसीजन हमें लेना हो बिजनेस में, कुछ भी नया हमें डिसीजन लेना होगा, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट की हमें क्या चाहिए होगी, कॉस्ट चाहिए होगी। समझ आया? तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सेकंड होगा हमारा रिकॉर्ड द कॉस्ट इन दी प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना के लिए कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए मुझे कॉस्ट चाहिए होगी। थर्ड मेरा होगा प्राइसिंग डिसीजन के लिए, एंड फोर्थ मेरा होगा कुछ भी डिसीजन मेकिंग के लिए, हमने मेरे बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, कॉस्ट चाहिए होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट होगा मेरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, हम वो समझते हैं। समझो आपको कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, नई प्रोडक्ट अपने बिजनेस में बनानी है, या फिर नई नए एरिया में आपको जाना है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उस स्पेसिफिक नई मुझे अपना बिजनेस का ग्रोथ करना है, ठीक है। तो ग्रोथ करने के लिए मैं क्या बने मैंने सोचा कि चलो अभी तो मेरी ये प्रोडक्ट तो इतनी सेल हो ही रही है, अभी मुझे ग्रोथ करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, मुझे नई प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट समझो मुझे अपना एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, वहां पे मुझे चाहिए होगा, एक तो प्लास्टिक चाहिए होगा, प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होगी, उसके बटन्स चाहिए होंगे, सर्किट्स चाहिए होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें चाहिए होगी, रॉ मटेरियल होगा, समझो एग्जांपल उसका, ये सब मेरा क्या होगा, रॉ मटेरियल हुआ। रॉ मटेरियल लगा मुझे समझो 100 रुपीज का लगेगा, एग्जाम्पल लगा नहीं, अभी मैंने प्रोडक्ट बनाई नहीं है, ये भी फ्यूचर में बनाऊंगा, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि क्या क्या मेरी कॉस्ट लगेगी। तो सबसे पहले लगेगा रॉ मटेरियल लगेगा, सेकंड मुझे लगेगा लेबर लगेगा, लेबर तो बिठाऊंगी ना मैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, तो लेबर लगेगा, लेबर ने चार्ज किया है समझो 50 रुपीज चार्ज किया है, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल वहां पे मुझे लगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मुझे प्रोडक्ट बनाने में लगा समझो 20 रुपीज का, ठीक है। तो ये सब क्या चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि लेबर मेरे पास से इतना सैलरी लेगा, रॉ मटेरियल मुझे इतना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतना लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि 170 रुपीज की कॉस्ट आएगी। अभी एक्चुअल में कितनी आएगी वो हमें अभी नहीं पता। समझो रॉ मटेरियल मैं मार्केट में लेने जाती हूँ, मैंने सोचा था कि 100 रुपीज का लगेगा रॉ मटेरियल, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेबर भी ज्यादा भी चार्ज अमाउंट कर सकता है, कम भी अमाउंट चार्ज कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी समझो मैंने डिसाइड की थी कि 20 की लगेगी, एक्चुअल में लग गई 30। तो मैंने ये सब यहाँ पे प्लानिंग किया है, ये प्लानिंग है,
अभी एग्जैक्ट अभी एक्चुअल के कॉस्ट नहीं, ये मेरा क्या होगा, मैंने सेट किया है कि इतनी कॉस्ट लग सकती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्रीसेट एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर मेकिंग 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है, ये मैंने पहले से डिसाइड किया है, सेट किया है, इतनी इतनी कॉस्ट लग सकती है। कैलकुलेटेड बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस, ये कब कैलकुलेट होगा, जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम कैलकुलेट बनाते हैं। अंडर अ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे ये कुछ नहीं देखा है कि मार्केट में अभी इन्फ्लेशन चल रहा है क्या, मार्केट में उसकी डिमांड है क्या, ये नॉर्मल में, जब भी नॉर्मल में बनाती, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होगी, तब ये प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये मैंने प्लानिंग किया, ये मैंने डिसाइड किया कि इतनी कॉस्ट लग सकती है। एग्जाम्पल, फर्नीचर कंपनी सेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वुड लेबर ओवरहेड्स टू मेक चेयर। अभी फर्नीचर कंपनी है, उसने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया, मतलब कि प्री सेट कॉस्ट डिसाइड किए कि इतने इतना इतना अमाउंट का वुड लगेगा, इतना अमाउंट का लेबर लगेगा, इतने अमाउंट्स के ओवरहेड्स लगेंगे टू मेक अ चेयर। तभी ये प्री सेट एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है डेफिनेशन। उसका पर्पस क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, फर्स्ट होगा कंट्रोल। हमें समझो, हमने अपने आप एग्जाम में बैठने वाला है, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट पीएम पेपर है, पीएम पेपर ने आपने डिसाइड किया है कि मैं अपना पीएम पेपर समझो इस क्वार्टर में क्लियर करूंगा, और विथ समझो आपने एक्सपेक्ट किया है कि मैं 80 मार्क्स में लाऊंगा, ठीक है। अगर आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया होगा, समझो आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, आपको एक टारगेट ही नहीं है, तो क्या आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ एक्शन लोगे क्या, नहीं लोगे। आपने डिसाइड किया कि 80 मार्क्स लाऊंगा, तो आपको पता है मुझे 80 मार्क्स लाने हैं, तो आप ज्यादा वहां पे क्या करोगे, एफर्ट्स डालोगे, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आप प्रिपरेशन करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है। तो आपका क्या करना होगा, अगर आप कोई भी बिजनेस में भी कोई नए बिजनेस में प्रोडक्ट बनानी है, तो वहां पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक टारगेट सेट कर दिया है कि इतना मेरा टारगेट होगा, इतनी मेरी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने टारगेट सेट किया है, तो कुछ भी वहां पे वेस्टेज होने का टाइम, वेस्टेज होने के चांसेस कम है, ठीक है। रॉ मटेरियल भी वेस्टेज होने कुछ भी यहाँ पे वेस्टेज होने के चांसेस कम है, और टारगेट होगा तो क्या होगा, सब कंट्रोल में वर्क करेंगे। जैसे कि आपका भी, आपने भी टारगेट सेट किया है, तो आपका क्या होगा, डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हो, तो वो सब क्या होगा, आपका कम हो जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर। वैसे ही कंपनी में भी क्या होगा, हम वर्कर्स को भी डिसाइड कर देंगे कि इनको कह देंगे कि भाई भाई तुमको, आपको, आप सबको ये प्रोडक्ट कितने में बनानी है, 170 रुपीज में ही बनानी है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो वहां पे क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल रह जाएगा, ठीक है। कंट्रोल बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, वो टारगेट अचीव करने का ट्राई करेंगे। अभी आपने तो डिसाइड किया था कि प्रोडक्ट मेरे के कॉस्ट कितनी होगी, 170 रुपीज, एक्चुअल में कॉस्ट हो गई 180 रुपीज, ठीक है। तो 10 रुपीज का ज्यादा आ गया, जो डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इतने हमारा डिफरेंस आया क्यों, क्या कुछ, क्या गलत हुआ, गलत क्या हुआ, कि हमारा गलत सिचुएशन क्या हो गई कि हमारे 10 रुपीज की कॉस्ट ज्यादा हो गई। फिर आपको इन्वेस्टिगेट करके पता लगा कि देखो मेरा रॉ मटेरियल तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 रुपीज का ही आएगा, एक्चुअल में वो रॉ मटेरियल आया 110 रुपीज में। तो वो क्यों आया होगा, अब आपने ये फिर इन्वेस्टिगेट किया, तो ये सबसे क्या पता चलेगा कि आपको यहाँ पे पता चला आपको कि जो मैनेजर था, मैनेजर ने सप्लायर के साथ बराबर नेगोशिएट नहीं किया था। सप्लायर तो 100 रुपीज में दे देगा, बट उसने नेगोशिएट ही नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि नहीं तुमने नेगोशिएट नहीं, क्यों नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ऐसे कुछ भी खराब होने के चांसेस कम, कंट्रोल क्या होगा, कुछ भी वहां पे खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो कंट्रोल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड कॉस्ट टू मेक 1 कार इज 10 लाख रुपीज, बट एक्चुअल कॉस्ट हो गई 15 लाख रुपीज, तो डिफरेंस आया 5 लाख का। तो फिर कंपनी एनालिसिस करेगी, क्या कुछ मटेरियल वेस्टेज हुआ है क्या, क्या फिर लेबर की कुछ इनएफिशिएंसी है क्या। तो ये सब डिसाइड, ये सब देखने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी
वो प्रोडक्ट में क्या बनाएगी, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेगी। तो कंट्रोल क्या इंप्लीमेंट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मटेरियल वेस्टेज हो रहा था तो कंपनी ने क्या किया, एक सुपरवाइजर रख दिया। वो फिर देखेगा कि कुछ भी वेस्टेज होने ना दो। समझो एक बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री में क्या किया, वर्कर्स हो रहे थे, वो बिस्किट बनाते बनाते वो थोड़े बहुत बिस्किट खा भी लेते थे, ठीक है। तो वहां पे क्यों, तो वहां पे उस जगह पे क्या होगा, हमारे इतना हमने डिसाइड किया था कि समझो हमारे करंट ईयर में फॉर एग्जाम्पल हम 5,000 बिस्किट्स बनाएंगे, बट एक्चुअल में बिस्किट्स बने मेरे 4,200। मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर कितने कम बने, मेरे 800 बिस्किट्स कम बने। वो क्यों बने होंगे, मैंने मुझे पता लगा कि अभी इतने कम बने। तो यहाँ पे मुझे पता लगा, इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता लगा कि कुछ वर्कर्स ने वो बिस्किट्स खा लिए। वो वहां पे क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। फिर मैंने क्या किया, एक सुपरवाइजर बिठा दिया और वो फिर उनके ऊपर वॉच रखेगा, जिससे मेरा नेक्स्ट ईयर में मेरा टारगेट क्या अचीव हो जाएगा, 5,000 का। तो अभी ये कैसे पता लगा कि एक डिसाइड किया था, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लगी थी, हमने डिसाइड की थी कि इतनी कॉस्ट होगी, एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिला, डिफरेंस आया तो हमें पता रहा, हम फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वैसे ही लेबर इनएफिशिएंसी, लेबर की कुछ इनएफिशिएंसी थी वहां पे, हम उसको हमें लगा कि ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी, फिर वो हम करेंगे। तो वहां पे क्या होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट हम स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा तो क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड होगा प्लानिंग, हेल्प्स टू प्रिपेयर बजट इन एडवांस। एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, हमें अगर प्लानिंग करनी हो, समझो हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लानिंग किया कि इतनी कॉस्ट लगेगा, ये लगेगा। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट होने की वजह से हमें क्या करने का अच्छे से कर सकते हैं, प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, हम बजट अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, एडवांस में हम बजट बना सकते हैं। एग्जाम्पल आईटीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड का बिस्किट का पैकेट आता है 5 रुपीज में। तो यहाँ पे उसने प्रोडक्शन, उसको चाहिए कि मुझे करंट ईयर में 10 लाख पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। पर पैकेट प्राइस होती है 5 रुपीज की, ठीक है, उसके कॉस्ट लगती है 5 रुपीज का। तो उसका बजट कितना चाहिए होगा, 50 लाख का चाहिए होगा। बजटेड कॉस्ट कितनी होगी, 50 लाख होगी। अभी उसको इतना इतना हमें बनाना है, ठीक है। तो इतना 5 रुपीज का हमारा पैकेट लगता है, हमें 10 लाख पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इतना मुझे क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, मुझे लेबर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे, मुझे फंड भी अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सब के क्या हमें प्लानिंग करने को पता चलेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा तो हमें क्या करने को पता चलेगा, प्लानिंग करने में पता चलेगा कि इतना प्रोडक्शन करना है मुझे, तो इतनी कॉस्ट होगी। तो मैं अभी से प्लानिंग करूँ कि मेरा कुछ भी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करने के टाइम समझो मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सब कुछ प्लानिंग करनी होगी। थर्ड मेरा होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होता है, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि समझो 100 रुपीज का प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट आई 120 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैनेजर्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द हाउ क्लोजली दे आर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट उसने डिसाइड किया है वो टारगेट अचीवेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या पता, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी तभी हम मैनेजर का परफॉर्मेंस होगा वो इवेल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस तो कर ही पाएंगे, साथ साथ में किसका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, हम मैनेजर का, ठीक है। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, अभी यहाँ पे पता चला कि 20 रुपीज की कॉस्ट हमारी ज्यादा हुई है, तो हमें क्या पता लगा कि मैनेजर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इरिस्पॉन्सिबल है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को भी बोलना पड़ेगा कि देखो तुम्हारी वजह से हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रही है, अभी तुम ये ट्रेनिंग करो, या फिर कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग करेंगे, या फिर मैनेजर्स को बोलेंगे तुम लोग अभी ध्यान रखो, इतनी हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें पता लग होगा तो हम क्या कर पाएंगे, इन्वेंट्री वैल्यू इवेल्युएशन अच्छे से कर पाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैन बी वैल्यूड यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हम जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम एक्चुअल कॉस्ट की जगह पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के पर भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा होगा अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन। ओनली वन कॉस्ट इज यूज्ड, अगर समझो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट हो गया, अभी समझो हम रॉ मटेरियल लेने जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर समझो फर्स्ट मंथ में रॉ मटेरियल हमें पड़ा है समझो 200 रुपीज का, फिर सेकेंड मंथ में वो हमें रॉ मटेरियल पड़ा है हमारा 300 रुपीज का, फिर सिक्स मंथ में वो रॉ मटेरियल मुझे पड़ा है समझो फिर से वो रॉ मटेरियल पड़ा 250 का। अभी
एवरी मंथ तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग इजीली हम कर पाएंगे, हमें पूरे ईयर का देखना है तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। समझो 280 का मेरा रॉ मटेरियल होगा तो उसी पे हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। ओनली वन कॉस्ट इज यूज इजियर अकाउंटिंग इंस्टेड ऑफ डिफरेंट कॉस्ट डेली। कंपनीज यूज वन स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंपनी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यूज कर सकती है अकाउंटिंग में, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पर्पस क्लियर हो गए। अभी इसमें से क्या हो सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे पूरा का पूरा एकदम याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए पर्पस क्या क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा कंट्रोल पर्पस के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है प्लानिंग के लिए, थर्ड होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फोर्थ होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड फिफ्थ होगा अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ पे सुटेबल होगी, आप सोच के बताओ। कहाँ पे सुटेबल होगी, जहाँ पे सिमिलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रही होगी, जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता होगा, रिपीटेटिव प्रोसेस होती होगी। फॉर एग्जांपल फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग में एग्जांपल लेते हैं हम मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। मैकडोनल्ड्स बर्गर है तो वहाँ पे फिक्स रहता है, एक बन लगता है। एक समझो आलू टिक्की बर्गर होगा तो आलू टिक्की वहाँ पे रखेगा, सॉसेज चाहिए होंगे कि एक बर्गर में इतने ही सॉसेज चाहिए, इतने ही अमाउंट का सॉस चाहिए, इतने ही वेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, रिपीटेटिव सेम वर्क है, सेम ऐसे बर्गर्स दिन में, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड सेल करता है एक दिन में 100 बर्गर सेल करता है, तो उसका क्या रिपीटेटिव प्रोसेस है, सेम प्रोडक्ट से मास अमाउंट में प्रोडक्शन भी होता है। ऐसा ही एग्जांपल ले लो कार का, कार का भी सेम मैन्युफैक्चरिंग होगा, सब कुछ पैटर्न सेम होगा, सेम ही कार बन रही है दिन में, समझो 10 कार बन रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सेम ही प्रोसेस प्रोसेस भी रिपीटेटिव है। कुछ भी ऐसा है कि नहीं ये कार में ये मैंने चेंज किया, दूसरा मॉडल में दूसरी कार मैंने बनाई उसमें ये चेंज किया, सेम ही मॉडल में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा हो, होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब कि सिमिलर, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स बन रही हो, रिपीटेटिव प्रोसेस हो रही है, वहां पे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। बट अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है कि जहाँ पे क्या होगा, कस्टमाइज प्रोडक्ट बन रही होगी, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर का लेते हैं, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर के लिए क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक घर का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। समझो कुछ कोई उसके कस्टमर होंगे, उसको ट्रेडिशनल लुक चाहिए होगा घर पे, कोई कस्टमर होगा उसको मतलब कि मॉडर्न लुक चाहिए होगा उसके घर पे, कुछ लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगी, कुछ लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, अपना जो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वैसे ही प्रोडक्ट्स में ले रही हूँ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स में बना रही हूँ, वहां पे कस्टमाइज है, ठीक है, वो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, वहां पे सेम प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो वहां पे क्या होगा, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी TY1 है, TY1 में देखो, आप खुद करके देखो क्या आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन सा आएगा, 1 मिनट देती हूँ। क्या आएगा आंसर, उसका आंसर आएगा डी। डी मतलब कि 1 एंड 3। बैंक में भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंट होने वाला नहीं है। बैंक का काम क्या होगा, एक तो लोन प्रोवाइड करना, फिर कस्टमर आएगा वो मनी डिपॉजिट करेगा, फिर विड्रॉ करेगा। ऐसे सिमिलर टास्क के डेली बेसिस पे यही टास्क होते रहते हैं, ठीक है। तो बैंक स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर सकती है, किचन डिजाइनर यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे इंटीरियर डिजाइनर है वैसे ही होगा किचन डिजाइनर का, ठीक है। एंड थर्ड होगा फूड मैन्युफैक्चरर, फूड मैन्युफैक्चरर भी अपना बिजनेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर पाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट आएगा टॉपिक, कॉस्ट कार्ड। अभी हमें कॉस्ट डिसाइड करनी हो तो कौन से हमारा ये फॉर्मेट है प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, ये फॉर्मेट हमें यूज करना होगा, ठीक है। कॉस्ट कार्ड फॉर्मेट, जो भी कॉस्ट डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड का ये फॉर्मेट है, फर्स्ट मेरा आएगा डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड आएगा डायरेक्ट लेबर, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसका टोटल का हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में लगती है, प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए समझो मैं वुड चेयर बनाती हूँ, चेयर में मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, वुड होगा। अभी सेकंड लेबर, लेबर भी डायरेक्टली वो चेयर की प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है,
हाँ है। बट अगर मैं एग्जांपल दे दूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है? क्या प्रोडक्ट बनना प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट के अंदर वो है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप काम भी नहीं कर पाएगा। वो असेंशियल तो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट प्रोडक्ट में लगेगी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस होंगे वो मेरी कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि डायरेक्टली वो प्रोडक्ट में लगती है, ऐसी कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। जो भी वेरिएबल हमारे ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे, उसको हमने ऐड किया तो मेरा आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। ये मेरा क्या आएगा? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट आएगा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लो रेंट। रेंट कभी एवरी मंथ सेम अमाउंट का लगेगा रेंट मेरा? ठीक है। वो चेंज होगा क्या? वो फिक्स्ड लगने ही वाला है। मेरा प्रोडक्शन हो कि ना हो, सेल हो कि ना हो, मैंने जगह रेंट पे ली है तो वो लगने ही वाली है। ठीक है। और रेंट क्या होता है? इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है। अगर हमने जगह बाई की, प्लेस जो प्लेस है वो बाई नहीं किया है, तो हम प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे? तो वो रेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं लगता है, वो इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है। इसलिए रेंट मेरा क्या होगा? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। वो मैंने ऐड किया, फिर वो ऐड करने के बाद मेरा जो भी कॉस्ट आई, टोटल आया, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगते हैं मेरे प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम उसको ऐड करेंगे और उसके बाद आएगा मेरा टोटल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? हम टी/2 करते। टी/2 में क्या बोला है? K Limited makes two products. Information regarding one of those products are is given. यहाँ पे K Limited है, वो दो प्रोडक्ट्स बनाता है और यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन दी है? हमें वन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी है। डायरेक्ट मटेरियल लगता है, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट वेजेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया है, फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे दिया है। ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिकवर्ड यूजिंग द आवर, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड यूजिंग द यूनिट बेसिस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोट क्या दिया है? वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो रिकवर कैसे होंगे? आवर्स के अकॉर्डिंग। एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो यूनिट के बेसिस पे अ, यहाँ पे रिकवर होंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या पूछे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर वन यूनिट एंड एंटर ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉलोइंग सब टोटल्स। यहाँ पे क्या हमें सब टोटल सेल करने? प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। एंड यहाँ पे सेकंड थिंग हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलाउिंग फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट क्या हमें कितना करना है? 25% ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। सबसे पहले क्या आएगा हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग? डायरेक्ट मटेरियल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना यहाँ पे बोला है? 40 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे बजटेड आउटपुट, यहाँ पे बजटेड हमने डिसाइड क्या किया है कि इतना हम यूनिट्स बनाएंगे, 900 यूनिट्स का हम प्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है। हमारे यहाँ पे कितना डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 40 स्क्वायर मीटर एट 5.3 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। यहाँ 5.3 पर स्क्वायर मीटर है, तो अभी 40 × 5.3 हमें एक यूनिट प्रोडक्ट में लगेगा। तो इतनी कॉस्ट कितनी हुई? 212। नेक्स्ट बोला है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितने आएंगे? बॉन्डिंग का कितना है? 24 आवर है, 5 का रेट है। एंड फिनिशिंग का है 15 आवर है, 4.8 का रेट है। वो हमने कैलकुलेट किया, उसका यहाँ पे टोटल ऐड किया। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो ये हमारा क्या, उसका हमने टोटल किया। प्राइम कॉस्ट मेरी कितनी आई? 404। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, 404 आया। नेक्स्ट आएगा, हमने हमको क्या पूछा है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कैसे होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। यहाँ पे कितने बोले? वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 1.5 पर बॉन्डिंग लेबर आवर। यहाँ पे बॉन्डिंग लेबर आवर कितना है हमारा? 24। 24 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 1.5। 36 है। एंड फिनिशिंग का कितना बोला है? फिनिशिंग के आवर्स कितने? 15 है। ठीक है। 15 का यहाँ पे बोला है 1, 1 बोला है। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स 15 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। तो 36 आया, 15 आया, उसको हमने यहाँ पे टोटल ऐड किया तो कितना आया? 455।
5, ये मेरा क्या आया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या बोला है यहाँ पे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन हम इसने यहाँ पे हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे कितने हैं, 36,000। यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन यूनिट बेसिस। यूनिट बेसिस यहाँ पे यूनिट कितने हैं हमारे, 900 यूनिट है, ठीक है। तो 36,000 डिवाइड बाई 900, तो मेरे कितना आएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यहाँ पे कितने आएंगे, 40 आएंगे। उस सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल कितना होगा, 495। फिर यहाँ पे हमें लास्ट रिक्वायरमेंट क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट। अभी यहाँ पे किससे, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी हम किस पे, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ये भी फिक्स्ड ओवरहेड्स ही है। इसको कैसे रिकवर करेंगे, यूनिट बेसिस में। ये यूनिट्स कितने हैं, 900 है। 27,000 डिवाइड बाई 900, तो कितना आएंगे, 30 आया। उसको ऐड करने के बाद मेरी फाइनली टोटल कॉस्ट कितनी आई, 525। क्लियर है ये वाला, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें क्या पूछी है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलाउिंग द प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस का 25% है। अभी सेलिंग प्राइस तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे देखना। मेरी बी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारे उस कंपनी ने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस का हम 25% करेंगे, वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं है, सेलिंग प्राइस भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास कॉस्ट है। कॉस्ट यहाँ पे मैंने कितनी कैलकुलेट की, टोटल कॉस्ट मैंने कितनी कैलकुलेट की है, 525। 525 मेरी कॉस्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल। हम ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में समझो एग्जाम्पल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, ऐसा हम टेबल बना देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, सेलिंग प्राइस है मेरी 100% है, प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब 100 का हम 25% करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई यहाँ पे, हम माइनस करेंगे 100 -25, मेरी कितनी आएगी कॉस्ट, यहाँ पे 75 मेरी कॉस्ट आएगी। क्लियर है। अभी यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी है, 525 है। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो समझो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 रुपीज की कॉस्ट पे मेरी कॉस्ट, 75 पे हमारी कॉस्ट है 525, तो 100 पे मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, हम ऐसा करेंगे, समझो यहाँ पे 75 पे मेरी कॉस्ट है 525, तो 100 पे मेरी कितनी होगी सेलिंग प्राइस मेरी, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 525 डिवाइड बाई हम करेंगे 75। 100 मल्टीप्लाई बाई 525 डिवाइड बाई 75, मेरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो आ गई, 700, ठीक है। 700 आया मेरा सेलिंग प्राइस। क्लियर है, डाउट है इसमें। आंसर हमारे दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, ए एंड बी। फिर नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी किस किस टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। समझो, मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, बट उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया कि जो नॉर्मली जो प्रोडक्ट बनाते टाइम वेस्ट होता है, वर्कर्स समझो कुछ चाय बीच में प्रोडक्शन करने के टाइम पे थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट के लिए वो चाय पीने चले गए, बातें करने चले गए, या फिर मशीन हुआ वो 10 मिनट के लिए उसको ब्रेक देना पड़ता है तभी वो मशीन अच्छे से करेगा। तो वो मैंने सारी जो नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत जो चैलेंजेस आते हैं वो मैंने सारे क्या किया है वहां पे अलाउ किया कि नहीं चलो ये इतना चल सकता है। आपको क्या है, कुछ परफेक्ट कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट नहीं है कि मेरा प्रोडक्शन का मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, वो समझो 700 है, बट इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी वर्कर ब्रेक नहीं लेगा, मशीन भी ब्रेक नहीं लेगा, कुछ भी नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली काम ही करना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़े बहुत ऐसे सिचुएशंस मैंने अलाउ किए हैं कि नहीं चलो ये हो सकता है, वर्कर्स वो भी थोड़ा हमें फ्रेश करना पड़ेगा तभी वो अच्छे से काम करेगा। जो भी नॉर्मल तो चलो वेस्टेज होगा वो मैं चला अलाउ करती हूँ, वो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स।
अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होगा, बेस्ड ऑन एफिशिएंट, ये एफिशिएंट होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट कंडीशंस नहीं होगी, नॉट ए परफेक्ट कंडीशन, चैलेंजिंग येट रियलिस्टिक। मैंने टारगेट तो दिया है समझो, अभी करंटली टारगेट था मेरा, अभी तक का कॉस्ट का टारगेट था समझो 600 रुपीज, बट अभी मैंने टारगेट दिया है कि नहीं चलो आपको 500 पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो सब मैंने इंक्लूड किया है, नॉर्मल वेस्टेज भी इंक्लूड किया है, उसमें वर्कर की जो भी, वर्कर जो थक जाता है थोड़ा बहुत उसको रेस्ट करना पड़ेगा, वो भी मैंने अलाउ किया है। सब अलाउ करने के बाद मैंने टारगेट दिया है कि आपको 500 में प्रोडक्ट बनाना होगा, तो ये क्या होगा, मोटिवेशनल तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलाउ भी किया है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो कंपनीज होती है वो ज्यादातर यही अटेनेबल स्टैंडर्ड यूज करती है, ठीक है। मोटिवेशनल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, एम्प्लॉय भी फील करेगा नहीं ये चलो ये टारगेट नॉर्मल है, ये मैं अचीव कर पाऊंगा, उसको बहुत हार्ड नहीं लगेगा ये टारगेट अचीव करना, ठीक है। तो थिंक ऑफ इज लाइक अ पर्सनल बेस्ड रनिंग टारगेट, हार्ड इनफ टू पुश यू बट नॉट इम्पॉसिबल। अभी समझो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपका नॉर्मली मार्क्स आते थे, समझो 60 मार्क्स आते थे, अभी आपने सेट किया कि मैं 70 मार्क्स ला सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, उसमें आपने सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि आपने चलो आप पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हो, आप थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए चले जाते हो, थोड़ा म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, वो सब कुछ आपने ऐड करने के बाद ये स्टैंडर्ड सेट किया है 70 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोटिवेशनल होगा, ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव इम्पेक्ट लाएगा, और आपको लगता है कि नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे मेरे लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, अटेनेबल स्टैंडर्ड है आपका, आप अचीवेबल है, थोड़ा बहुत अपने यहाँ पे क्या क्या है, मोटिवेशनल इम्पैक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री नोज दैट 5% रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वेस्टेड, मशीन स्टॉप समटाइम्स, कंपनी को पता है, फैक्ट्री को पता है कि 5% का मटेरियल ऑलवेज वेस्ट होता ही होता है, ठीक है, मशीन वो स्टॉप होगा ही होगा थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे ये सब इंक्लूड करके उसने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए मोटिवेटिंग वो टारगेट होगा, अचीवेबल भी होगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत से यहाँ पे अलाउंस दे दिया है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, अटेनेबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आएगा मेरा बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। बेसिक स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल आपने अभी सेट कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट लगेगी वो 1000 लगेगी, वो 1000 अभी चेंज नहीं होगी, समझो ये 5-7 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए, 7 इयर्स के लिए, ये सेम ही वो स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, भले ही हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़े या गिरे, लेबर का कॉस्ट बढ़े या गिरे, कुछ भी चेंज हो, बट ये वाला चेंज नहीं होगा। दीज आर द फिक्स स्टैंडर्ड दैट डू नॉट चेंज मेनी फॉर मेनी इयर्स। उसका पर्पस क्या होगा, अपना परफॉर्मेंस होगा वो कंपेयर करने के लिए ओवर द टाइम। यहाँ पे जो भी ट्रेंड, ट्रैक द ट्रेंड, प्राइस इंक्रीज, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ये सब उसका ट्रेंड सेट करने, ट्रेंड को जानने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये स्टैंडर्ड हम बनाते हैं। कैन नॉट टेल यू हाउ एफिशिएंट यू आर राइट नाउ, ये हमें नहीं, ये नहीं बताएगा कि आप कितने एफिशिएंट हो, क्योंकि अभी रियल सिचुएशन तो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। भले फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड सेट किया था तब रॉ मटेरियल की प्राइस थी 10 रुपीज, अभी वो प्राइस हो गई है 20 रुपीज, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट कितने में बाय किया है, समझो नेगोशिएट करके करके आपने 15 में बाय किया, तो आप एफिशिएंट तो हो, यहाँ पे रियल प्राइस तो आपने इनकॉर्पोरेट किया है, बट अभी ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप क्या दिखोगे कि आप एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे होती है बेसिक स्टैंडर्ड में, उसका क्या होगा, ये एक डिसएडवांटेज है ये वाली मेथड का, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी कंपनी ने सेट किया है कि लेबर मेरा रेट होगा 200 पर आवर एंड कीप इट सेम फॉर 5 years. अभी even if actual wages are changes, this standard stays the same for comparison. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, नॉट यूजफुल फॉर करंट परफॉर्मेंस, अभी करंट परफॉर्मेंस हमें देखना होगा, तो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा, एंड ये क्या होगा, बहुत ही आउटडेटेड हो जाएगा। उसकी इम्पेक्ट क्या आएगी, एम्प्लॉयज भी लेजी फील करेंगे, चलो अभी हमें हमको तो इतना ही करना है, एक्चुअल सिचुएशन तो भले ही जो भी हो गई, उसको कुछ मोटिवेशनल टारगेट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर टारगेट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, वो काम करेंगे अच्छे से नहीं करेंगे, एंड उसका क्या होगा, मोटिवेशनल भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मेरा होगा करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हमारी जो प्रेजेंट में जो भी वर्किंग कंडीशन हो रही है उसको ध्यान में रख के हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, टारगेट सेट किया है कॉस्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, अभी फ्यूल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं, ठीक है, फूड के वॉर की वजह से हमारे फ्यूल के प्राइस बढ़ गए, ठीक है। पहले फ्यूल फॉर एग्जांपल आता था मेरा 90 रुपीज में, अभी वो फ्यूल आएगा 150 रुपीज में,
ठीक है। या फिर तो उसको मैंने ध्यान में रख के मैंने स्टैंडर्ड सेट क्या किया, पहले मेरा स्टैंडर्ड कितना था, 90 का था, 90 का कॉस्ट का मेरा स्टैंडर्ड था। अभी मैंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया है यहाँ पे 150 रुपीज। तो हमारे 150 रुपीज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सब कुछ काम करना होगा, हमें वो कॉस्ट मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो हमने ये जो स्टैंडर्ड सेट किया वो क्या किया है, करंट कंडीशन को ध्यान में रख के, जो भी पेंडेमिक होता है, शॉर्टेजेस होते हैं, क्राइसिस होता है, उसको ध्यान में रख के जो हम टारगेट सेट करते हैं अपने कॉस्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट स्टैंडर्ड। दीज आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन। कब यूज होता है, कंडीशंस आर एबनॉर्मल, जब कोई भी कंडीशन एबनॉर्मल होगी तब ये स्टैंडर्ड यूज होगा। एग्जाम्पल पेंडेमिक आ गया, जब कोरोना आ गया, कोरोना में भी हमारे प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट होते थे कि वो हमारा पुराना स्टैंडर्ड्स वर्क ही नहीं करते थे, हमें नया करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता था। तो कोई पेंडेमिक आ गया, शॉर्टेजेस हो गए, क्राइसिस आ गया, उसमें ये स्टैंडर्ड यूज होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग दिस सप्लाई शॉर्टेज मटेरियल कॉस्ट आर इंक्रीज, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया है करंट रियलिटी को देख के। ठीक है, आइडियल या फिर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे करंट रियलिटी को देख के यहाँ पे बनाया है। इसके प्रॉब्लम क्या है, नो प्रेशर टू इम्प्रूव, यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं होगा इम्प्रूव करने के लिए। जस्ट रिफ्लेक्ट द करंट एफिशिएंसी, जो ये क्या होगा, आपकी जो करंट एफिशिएंसी होगी उसको ही वो दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इम्प्रूव का टारगेट ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपको करंट जो सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रख के ही आपको काम करना होगा। उसकी इम्पेक्ट क्या आएगी, एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशनल नहीं होगा, चैलेंजिंग भी नहीं होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं होगा। इन लास्ट हमारा जो स्टैंडर्ड आता है वो हम होता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड यहाँ पे समझो हम यहाँ पे करते हैं परफेक्ट कंडीशन है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, कुछ भी इनएफिशिएंसी नहीं है, सब लोग एक्सपर्ट है यहाँ पे। और उसको ध्यान में रख के जो भी हमने कॉस्ट का टारगेट बनाया है उसको उसको क्या बोलते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड। ऐसा रियल में होता ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इट इज आइडियल स्टैंडर्ड है क्या, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट परफेक्ट कंडीशन, सब लोग परफेक्ट है, कुछ भी खराब नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, जीरो वेस्ट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो इनएफिशिएंसी। उसके फीचर क्या होंगे, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि नो स्क्रैप, हमें स्क्रैप नहीं करना है, कुछ भी आइडल टाइम नहीं है, मशीन कभी भी फेल नहीं होगा, ह्यूमंस की भी कभी भी एरर नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप लोगों को समझो यहाँ पे। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को बोला है कि आप नॉर्मली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाने में लगती है 500 का, एम्प्लॉय को बोल दिया है कि आपको 300 में ही वो कंपलसरी प्रोडक्ट बनाना होगा। तो एम्प्लॉय के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, इतना वो टारगेट क्या अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी नेगेटिव इम्पेक्ट होगी, एम्प्लॉयज को लगेगा ये इम्पॉसिबल है और वो गिव अप कर देंगे। ठीक है, वो मोटिवेशनल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, आइडल स्टैंडर्ड की वजह से क्या होती है, नेगेटिव इम्पेक्ट आती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा हमारा टीवायू 3। टीवायू 3 है क्या, हम क्वेश्चन रीड कर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट रीड करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, एक सिनेरियो पढ़ते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमें पूछना क्या चाहता है, वो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद आपने केस पढ़ा तो आपके अकॉर्डिंग माइंड ऐसा ही चलेगा कि आपको वो सॉल्व, मतलब कि आपको यही चीज फाइंड करनी होगी। ठीक है, उसके वो आपका फोकस रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। रिक्वायरमेंट टीवायू 3 में क्या बोला है, इफ द सैंडविच मेकर्स आर पेड 4.5 पर आवर, व्हाट इज द अटेनेबल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ वन सैंडविच। यहाँ पे जो सैंडविच मेकर है उसको कितना 4.5 पर आवर देते हैं। ठीक है, तो उसका अटेनेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा है, अटेनेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अटेनेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप ब्रेकडाउन होगा, जो ब्रेक्स होंगे, ठीक है, मशीन का ब्रेकडाउन होगा, वेस्टेज, ये सब क्या करते हो, अलाउ करते हो, वैसा आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे हम सिनेरियो रीड करते हैं। द फास्टेस्ट टाइम इन विच बैच ऑफ 20 स्पाइसी मीट स्पेशल सैंडविच हैज बीन मेड फॉर 32 मिनट्स विथ नो होल्ड अप्स। ये आपका क्या हो गया, आइडियल हो गया, यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। और आप कितनी सैंडविच बनाते हो, 32 मिनट्स में 20 सैंडविचेस बनाते हो। ठीक है, however, work studies have been shown that average about 8% of sandwich makers time is non productive। अभी टोटल टाइम यहाँ पे हमने नहीं दिया है, हमने हमें यहाँ पे कितना टाइम दिया है, फास्टेस्ट टाइम दिया है। ठीक है, टोटल टाइम का 8% है, वो क्या होता है यहाँ पे, वर्कर्स क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव वर्क
टाइम रहता है उसका, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, सेटअप टाइम इज 2 मिनट्स। 2 मिनट्स क्या लगता है, सेटअप टाइम्स लगता है ये सब के बाद, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने अज्यूम किया, देखो कैसे सॉल्व किया है यहाँ पे क्वेश्चन। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि टोटल टाइम मेरा कितना लगेगा, 100 लगेगा। उसमें से 8% है वो मेरा क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। एंड बाकी 92% मेरा कितना है, प्रोडक्टिव टाइम है। प्रोडक्टिव टाइम मतलब कि आइडियल टाइम है ये आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रोडक्टिव टाइम, आइडल टाइम यहाँ पे कितना दिया है, 32 मिनट्स दिया है। अभी ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 32 × 8 / 8 / 92। 32 × 8 / 92 मेरा कितना आया यहाँ पे, 2.78, मतलब कि यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके लेंगे, 2.8 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है, 2.8 आया, और यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 32 × 100 / 92 कितना आया मेरा, 34.8 आया मेरा। टोटल करके भी आ जाएगा 34.8, इसका भी हम टोटल करेंगे तो वो भी वही आएगा आंसर। तो मेरा यहाँ पे टोटल टाइम कितना आया, मेरा यहाँ पे टोटल टाइम मेरा कितना आया, 34.8 मिनट्स आए यहाँ पे। उसके बाद सेटअप कॉस्ट मेरा, सेटअप टाइम मेरा कितना लगता है, क्वेश्चन में बोला है 2 मिनट्स लगता है, तो मेरा टोटल टाइम सैंडविच बनाने के लिए कितना लगेगा, 36.8 मिनट्स, ठीक है। 36.8 मिनट मेरी लगी टोटल टाइम। सैंडविच मेकर को कितना मिलता है पे, 4.5 पर आवर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, 60 मिनट्स का लगता है, उसको मिलता है 4.5 रुपीज डॉलर मिलता है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 36.8 पे कितने मिलेंगे उसको, तो 36.8 हम गिने तो 2.76 आया। वो कितना है, 20 सैंडविचेस का है, क्वेश्चन में बोला था 20 सैंडविचेस का। अभी यहाँ पे हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 2.76 / 20, तो कितना आएगा आंसर, 0.138 आएगा आंसर, 0.138 आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेसिक आइडिया ऑफ बजटिंग। बजटिंग का हम यहाँ पे बेसिक मेनली हम बजट बनाते क्यों है, हमें पता चले कि हमने डिसाइड किया था कि इतना एक्चुअल में आया इतना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया था कि मेरे मार्क्स आएंगे 80, एक्चुअल में आ गए 70 मार्क्स, तो आपके क्या गलत हुआ था, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई थी, क्या आपने गलत गलत किया था, ठीक है। वो सबको आइडेंटिफाई करोगे, और नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो उस सबको आप याद करोगे कि ये मिस्टेक मेरी लास्ट टाइम हुई थी, अभी ये मिस्टेक मेरी रिपीट नहीं होगा। तो उसका बेसिक बजटिंग का आइडिया क्या है, कंपेयर करेंगे एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड, ठीक है, और उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी बजट के टाइप्स, कौन से टाइप के बजट्स होते हैं। फर्स्ट होगा मेरा फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट मतलब कि ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटी डज नॉट चेंज इवन इफ आउटपुट आर चेंजेस, ये फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया था कि मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट मेरी कितनी लगेगी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 मेरी कॉस्ट लगेगी। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 1200, तो उसको भी आप क्या करोगे, अगर आपने 1000 यूनिट्स की कॉस्ट से आपने कंपेयर किया तो वो गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड बजट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेकंड बजट होगा आपका फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ईयर के स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया होगा, समझो कि मेरे 1000 प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो इतना मेरा रॉ मटेरियल इतना लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर मेरा इतना लगेगा, ठीक है, ओवरहेड्स मेरे इतने लगेंगे, ये डिसाइड किया। फिर अगर मेरा प्रोडक्शन होगा 1100 का, तो इतना मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, इतना डायरेक्ट लेबर लगेगा, इतना ओवरहेड लगेगा। एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्शन हुआ 1200 का, इतना 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 लगेगा, ठीक है। तो आपने ईयर के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर दिया कि अगर 1000 यूनिट्स बनेंगे मेरे, तो इतना इतना मेरा कॉस्ट होगा टोटल। 1100 बनेंगे तो टोटल इतना कॉस्ट होगा, 1200 बने तो इतना मेरा कॉस्ट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। दिस बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर बिफोर द पीरियड स्टार्ट। पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले ये बजट प्रिपेयर होता है, ठीक है।
प्रिपेयर फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये हमारी क्या हो गई, मल्टीपल मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, ये 1000 यूनिट्स बनेंगे तो क्या 1100 यूनिट्स बनेंगे तो क्या 1200 यूनिट्स बनेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट बना। उसका कॉस्ट कहाँ पे डिसाइड होगा, डिवाइड होगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। इतनी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट लगती, इतनी मेरी वेरिएबल ओवरहेड लगती, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कंपनी प्रिपेयर बजट फॉर 1000 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स एंड 1500 यूनिट्स, सो इट इज फ्लेक्सिबल बिफोर द एक्चुअल रिजल्ट कम। ये आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट होगा। आपको एक्चुअल रिजल्ट हमें पता चला उसके पहले हमें हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबली हमने सारी सिचुएशन देख लिया कि कितना कॉस्ट लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा फ्लेक्स्ड बजट। ये बजट कब बनता है, एक्चुअल रिजल्ट आ जाए उसके बाद ये बजट बनता है फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स बजट कब बनता है, एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद बनेगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपने डिसाइड किया था कि मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट लगेगी, यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट लगेगी यहाँ पे 10,000 रुपीज। ठीक है, अभी एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन किया है 1200 यूनिट्स का, तो उसको हम क्या करेंगे, बजटेड कॉस्ट को भी हम रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल बजट। ठीक है, एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स में मेरी कॉस्ट थी, 1000 यूनिट्स में मेरी कॉस्ट थी 10,000, तो 1200 यूनिट्स में मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 1000, तो मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 12,000 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल बजट। एक्चुअल में मेरी कॉस्ट लगी है 14,000, तो 2,000 मेरी क्या लगी, एक्स्ट्रा लगी। समझ आया, तो उसको हम क्या, ये जो हमने प्रिपेयर किया 12,000 वाला, ये मैंने क्या किया है, फ्लेक्स्ड बजट प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये प्रिपेयर कब होता है, जब एक्चुअल में हमारा रिजल्ट आ जाए, एक्चुअल आउटपुट हमें पता चल जाए, उसके बाद ये बजट प्रिपेयर होगा। एडजस्ट द बजट टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो भी हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, हमने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्चुअल जो रिजल्ट मेरी कॉस्ट लगी उसके साथ मैंने कंपेयर किया, तो मुझे पता लगा कि इतना मेरा डिफरेंस आया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड की थी 10 यूनिट, 10 पर यूनिट लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा मेरा 6 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट लगेगा मेरा 2,000। अभी यहाँ पे देखो, ओरिजिनल बजट यहाँ पे मैंने कितना बनाया था, ओरिजिनल बजट मैंने बनाया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट्स में बनाऊंगा। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेल्स कितना होगा, 10,000 होगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरी लगेगी 6,000, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन में जो यूनिट्स में चेंज आने की वजह से वो चेंज नहीं होगा। समझो, आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया है, ठीक है, रेंट रेंट तो फिक्स ही रहेगा। अभी आप 1000 यूनिट्स बनाओ, 2000 यूनिट्स बनाओ, ऐसा रेंट चेंज होगा नहीं होगा, तो वो मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट लगी है 2,000 लगी है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 2,000 आपने डिसाइड किया था। अभी एक्चुअल में 10,000 यूनिट्स की जगह पे, एक्चुअल में 1,000 यूनिट्स की जगह पे एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन हुआ है 1,200 यूनिट्स का, आपका सेल हुआ है 11,500 का, वेरिएबल कॉस्ट लगा है 7,800 का, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लगा है आपका 2,100 का। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बजट, अगर फिक्स बजट होगा तो आप कंपेयर करेंगे 1,200 और 1,000 वाली सिचुएशन से, वो अनफेयर होगा। क्यों, तो हम वो ऑब्वियसली वन अनफेयर होगा, वो जो बजट बनाया था वो तो हमने 1,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनाया था, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे नहीं कर सकते, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लेक्स बजट बनाना पड़ेगा। फ्लेक्स बजट बनाएंगे हम 1,200 यूनिट्स का, तो सेल्स प्राइस हमारी कितनी, सेल्स हमारा कितना होना चाहिए था, 1,200 यूनिट्स बनाए, हमने डिसाइड किया था 10 की प्राइस लगेगी, तो 12,000 हमारा सेल्स होना चाहिए था। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी होनी चाहिए थी, 7,200, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 2,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, देखो सेल्स मेरा फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग मेरा 12,000 होना चाहिए था, एक्चुअल में मेरा सेल हुआ है 11,500 का, तो यहाँ पे 500 क्या होगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव वेरिएंस डिफरेंस आया। देखो वेरिएंस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, वेरिएंस। ठीक है, अगर वो डिफरेंस हमारा आएगा पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल वेरिएंस। अगर वो डिफरेंस मेरा आया नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स वेरिएंस। ठीक है,
जो भी नेगेटिव डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स वेरिएंस। और जो वेरिएंस पॉजिटिव आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल वेरिएंस। समझ आया? तो यहाँ पे देखो हमने डिसाइड किया था कि 12,000 का हमारा सेल होगा। एक्चुअल में सेल मेरा कितना हुआ है, 11,500 का। जो डिफरेंस है वो मेरा क्या आया, नेगेटिव आया। तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कॉस्ट, कॉस्ट मेरे कितनी डिसाइड की थी, 7,200 की मेरी कॉस्ट लगेगी। एक्चुअल में कॉस्ट मेरी कितनी लगी, ज्यादा लगी। ये कॉस्ट मेरी ज्यादा लगी। तो ये मेरे लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, एडवर्स होगा। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 600 एडवर्स वेरिएंस। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट मैंने डिसाइड किया था 2,000 लगेगा। एक्चुअल में मेरा फिक्स कॉस्ट लगा है 2,100 का, ज्यादा लगा मेरा कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे लिए नेगेटिव हुआ, मुझे ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, नेगेटिव हुआ, तो वे मेरा क्या होगा, एडवर्स वेरिएंस। प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने डिसाइड क्या किया था, 2,800 का मेरा प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया मेरा, 1,600 का। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स वेरिएंस। ठीक है। एडवर्स 200 एडवर्स वेरिएंस आया मेरा। क्लियर है यहाँ पे? TYU 4 है, TYU 4 आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बता देना कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ये बहुत इजी है, जो मैंने पहले जो समझाया है वैसा वेला वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो हम डाउट सेशन में उसको कवर अप कर देंगे। ठीक है। नहीं समझ आया, अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, कंट्रोलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज कंट्रोलेबल इफ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग इंकर्ड और हैज अ अथॉरिटी टू अप्रूव द दैट स्पेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं डिलोइट में जॉब करती थी। ठीक है। एज अ ऑडिटर मैं डिलोइट में जॉब करती थी। ठीक है। तो जब मैं ऑडिट करने जाती थी ना, तो मुझे देखना पड़ता था कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या कर, कंपनी ने क्या किया होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, अभी प्रैक्टिकल सब बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मैं जब ऑडिट करने जाती थी तो मैं देखती थी कि कंपनी वालों ने क्या बनाई होती है, पॉलिसीज बनाई होती है। पॉलिसीज कैसे होती है, एग्जाम्पल परचेज करना है कुछ भी। ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट को परचेज करना होगा, तो वो परचेज परचेज करने के लिए कहाँ जाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। ठीक है। वहां पे देखेगा, अगर समझो कि कोई अमाउंट, कोई भी प्रोडक्ट है वो कंपनी को चाहिए, अगर वो अमाउंट लेस देन 1,000 रुपीज का होगा, तो वो मिस्टर ए है, वो अप्रूव करेंगे। वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो बाय कर सकते हैं। अगर समझो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो भी चीज बाय करनी है उसकी कॉस्ट 1,000 से लेके 10,000 तक होगी, तो वहां पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए है वो मैनेजर है, मिस्टर बी है वो काइंड ऑफ सीनियर मैनेजर है। ठीक है। वो अप्रूवल चाहिए होगा। अगर वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट मोर देन 10,000 होगी, तो यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर प्लस CFO, तीनों का अप्रूवल चाहिए होगा। उसके बाद ही वो कॉस्ट, वो परचेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इज कंट्रोलेबल, यहाँ पे सब कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है मैनेजर्स का। ठीक है। कॉस्ट इज कंट्रोलेबल इफ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग इंकर। यहाँ पे अगर 1,000, कुछ भी प्रोडक्ट 1,000 रुपीज का बाय हुआ है, तो वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस्टर ए की। ठीक है। मिस्टर ए मैनेजर है, वो अप्रूव किया है तभी वो प्रोडक्ट बाय हुआ है। ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिस्टर ए। यहाँ पे क्या होगा, मैंने इफ कॉस्ट इज कंट्रोलेबल इफ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग इंकर और हैज अथॉरिटी टू अप्रूव दैट स्पेंडिंग। मिस्टर ए मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है उसको अप्रूव करने की। समझो मिस्टर ए क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि सच में क्या ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, सच में क्या कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है क्या। अगर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, उसपे गलत एक्सपेंस, कंपनी का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कॉस्ट को कंट्रोल के लिए, करने के लिए हमने क्या किया है, मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको अथॉरिटीज दी है कि आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर कुछ भी ज्यादा एक्सपेंस इंकर हो जाएगा तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे कि आपने बराबर देखा नहीं, इसके लिए कंपनी की क्या हो गई, कॉस्ट ज्यादा हो गई। समझ आया यहाँ पे? क्लियर है? 100%? ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिखा है, इमेजिन अ फैक्ट्री विद 2 मैनेजर, मैनेजर ए प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रॉ मटेरियल जो परचेस करता है उसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कि अच्छे से कॉस्ट वो ध्यान में रख के वो रॉ मटेरियल को बाय करे। वर्कर का ओवर टाइम पे होगा, उसके लिए भी पे, वर्कर्स प्रोडक्शन मैनेजर में वर्कर्स आएंगे, वर्कर्स प्रोड्यूस करते, प्रोडक्शन का टाइम लगेगा, उसको भी पे करना होगा, तो वो भी उसका वहां पे मैनेजर एक ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर है। बट फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट क्या है, प्रोडक्शन में आएगा नहीं, मतलब कि मिस्टर यहाँ पे मिस्टर एक का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर जो जिसके जिसका कंट्रोल जो भी मैनेजर है उसके पास है ही नहीं, तो उसको हम जज कैसे करें, तो वहां पे उसका कॉस्ट ज्यादा हो गया, उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है, मैनेजर शुड ओनली बी जज ऑन द कॉस्ट दे आर एक्चुअली कंट्रोल, जिस उसके कंट्रोल में जो कॉस्ट होगा उसके लिए ही उसको जज करना है, ठीक है। अगर कुछ भी जो उसका मैनेजर का जो भी मैनेजर के हाथ में है ही नहीं, और उसके आप उसको उसके ऊपर आप उसको जज करोगे, तो वो गलत होगा ना, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जिसके कंट्रोल में है, जो मैनेजर के कंट्रोल में है, फिर भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, उसके बेस पर ही आप उसको जज करोगे, ठीक है। ये मैटर क्यों करता है, एग्जाम्पल देखो, मैनेजर ए है डिपार्टमेंट का, ठीक है, गोज ओवर अ बजट बिकॉज मैनेजर ए का डिपार्टमेंट है वो ओवर द बजट हो गया, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री रेंट उसका ज्यादा सडनली हो गया, एंड उसका रॉ मटेरियल वेस्टेज हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इट वुड बी अनफेयर एंड डीमोटिवेटिंग टू ब्लेम ए मैनेजर ए फॉर रेंट इंक्रीज है, वो रेंट तो अभी गवर्नमेंट का कुछ भी चेंजेस आया है उसकी वजह से रेंट इंक्रीज हो गया, तो उसके हाथ में था क्या, रेंट इंक्रीज का नहीं था, उसके हाथ में क्या था, रॉ मटेरियल वेस्टेज वेस्टेज का था। वहां पे आप उसको ब्लेम कर सकते हो तो कि तुमने वेस्ट क्यों किया रॉ मटेरियल, बट जो रेंट है, रेंट तो उसके हाथ में है ही नहीं, वो तो हेड ऑफिस से डिसाइड होता है, ठीक है। वो तो डिसाइड करने नहीं गया था ना, वो तो हेड ऑफिस से आया है, तो यहाँ पे हम उसको ब्लेम क्यों करेंगे, उसको ब्लेम नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब ये वाला एक बार रीड कर देना, मैंने वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आपको लेक्चर के एंड में सेंड कर दूंगी, ठीक है। TYU 5, TYU 5 में क्या लिखा है, डिस्कस वेदर दिस कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय मैनेजर एंड इफ दे आर शुड बी यूज टू अप्रेज द मैनेजर, अप्रेज मतलब कि यहाँ पे क्या उसका प्रमोशन होगा, उसको हम तारीफ कर सकते हैं, क्या कंट्रोलेबल है। तो TYU 5 में क्या लिखा है, द मटेरियल परचेसिंग मैनेजर इज असेस्ड ऑन अ टोटल मटेरियल एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल परचेसिंग मैनेजर, मटेरियल परचेस करने जो मैनेजर है वो, ठीक है, उसका फर्स्ट क्या लिखा है, टोटल मटेरियल एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेफ्टी मेजर रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो भी सेफ्टी मेजर लगता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन अकॉर्डिंग विद द रिवाइज्ड गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, एंड थर्ड है नेशनल रेंटल कॉस्ट अलोकेटेड बाय हेड ऑफिस फॉर द मटेरियल स्टोरेज एरिया। अभी आप सोच के बताओ, यहाँ पे कौन से बेसिस पे हम मैनेजर को जज कर सकते हैं। 2 मिनट देती हूँ, आप सोच के बताओ, ठीक है। ऐसा हो तो वीडियो पॉज करो, 2 मिनट आप सोचो, लिखो, और उसके बाद मैं जो बोलती हूँ उसका आंसर अभी सुनना, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर क्या है, टोटल मटेरियल एक्सपेंडिचर कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट होगा मैनेजर कैन कंट्रोल सप्लायर सिलेक्शन, एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कौन से बेसिस पे हम मैनेजर को अब यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट आएगा सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर को सिलेक्ट करना पर जब परचेस करना होगा तो कौन सा सप्लायर सही रहेगा, कौन सा सप्लायर हमें कम कॉस्ट में अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते सकेगा, अच्छा हमें मटेरियल क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर सकेगा। तो उसके ये सब सिलेक्शन का काम किसका होगा, इसका ही होगा, परचेसिंग मैनेजर का ही होगा, ठीक है। तो सप्लायर सिलेक्शन में हम उसको ब्लेम कर सकते हैं। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस, प्राइस नेगोशिएशन में भी हम उसको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज हमें ऑर्डर करनी है, समझो ऐसा कोई रॉ मटेरियल है वो खराब हो जाता है, अगर उसने ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो हमारा तो वेस्ट हो जाएगा ना, वो पैसा चले गया, रॉ मटेरियल भी खराब हो गया। तो कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है वो भी किसको देखना पड़ेगा, परचेसिंग मैनेजर को ही देखना पड़ेगा। अगर उसने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर की या फिर कम क्वांटिटी ऑर्डर की तो कंपनी के लिए नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर भी वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा परचेसिंग मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बट उसका कंट्रोल में क्या नहीं है, मार्केट में प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है।
अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया, शॉर्टेजेस आ गए, तो वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शुड इट बी यूज्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, शुड एडजस्ट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है उसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे कौन से बेसिस पे हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एंड इनएफिशिएंसी इन परचेसिंग डिसीजन, ठीक है। सेफ्टी मेजर, वो क्या होगा, सेफ्टी मेजर तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के आ गए, तो उसके कंट्रोल में नहीं होगा, नॉट कंट्रोलेबल, दिस कॉस्ट आर अराइज ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैनेजर हैज नो चॉइस बट टू कंप्लाई, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके पास कुछ चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा मेरा नेशनल रेंटल कॉस्ट, जो भी नेशनल रेंटल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कंट्रोलेबल है क्या, उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो तो हेड ऑफिस से आता है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन कहाँ पे हम उसको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टोटल मटेरियल एक्सपेंडिचर होगा वहां पे हम उसको कर सकते हैं ब्लेम, बट सेफ्टी कंप्लेमेंट्स होते हैं वहां पे हम उसको नहीं करेंगे ब्लेम, एंड जो भी नेशनल रेंटल कॉस्ट होगा वहां पर भी हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बाकी का हम मैं पार्ट 2 भेजती हूँ, पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ये वाला, ठीक है।